नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हिंदी साहित्य में हम लोग कलिंग विजय के विषय में पढ़ रहे हैं। कलिंग विजय अशोक की उस महान विजय से जुड़ी हुई है जो दो इतिहास में 261 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध थी। 261 ईसा पूर्व में की गई अशोक की यह विजय विश्व प्रसिद्ध है और इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, आज का उड़ीसा उस समय का कलिंग राज था। कलिंग महानदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित था। तीन तरफ उसके इस राज्य की तीन सीमाएं अशोक के साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई थीं और एक सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी थी। कलिंग बिंदुसार के समय में स्वतंत्र हो गया था। बिंदुसार ने उसको जीतने का प्रयास किया था, परंतु वो ऐसा कर नहीं सका, जीत ना सका और धीरे धीरे कलिंग राज ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। उसके पास एक बड़ी पैदल सेना, अश्वारोही घुड़सवार सेना और हाथियों की सेना पर्याप्त थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वह उड़ीसा में भूरे हाथी पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। उन हाथियों में बड़ी अलग प्रकार की विशेषता होती है, जिसके माध्यम से कलिंग राज ने एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। बिंदुसार के जब अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ बैठा, तो उसने ये देखा कि हम सभी राज्यों को तो जीत सकते हैं, जीत भी लिया मैंने, परंतु हमारे पिता बिंदुसार ने इस कलिंग राज को अभी तक जीता नहीं। उसको ऐसा महसूस हुआ कि अगर कलिंग ने स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी तो मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा होगा। इसलिए अशोक ने उसे विजय करना उचित माना और समय अनुसार साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का एक आधार माना। इसलिए अशोक ने कलिंग साम्राज्य पर आक्रमण किया। अशोक ने तीन तरफ मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थीं, उसकी तरफ से तीन तरफ से उसे घेरा और चौथी तरफ से नाविक बेड़े यानी जहाज़ों, शिप से और नावों से उसे घेर लिया। उसके बाद उसने उसे कलिंग के साम्राज्य को अपना दूत भेजा। कलिंग की राजधानी तोशली है। उन्होंने अपना दूत भेजा कि अगर तुम शांति चाहते हो तो हमारे साथ मिल जाओ, मित्रता करो, मुझे तुम्हारे साम्राज्य पर शासन नहीं करना है, तुम अपने राज्य पर शासन करते रहोगे, परंतु मेरे मित्र बनकर के ही कर सकोगे। अर्थात अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार करते हो तो मित्रवत तुम अपने राज्य पर, कलिंग पर शासन लगातार करते रहोगे, अन्यथा मैं तुम्हें पराजित करके तुम्हारे साम्राज्य को अपने शासन में मिला लूँगा। कलिंग साम्राज्य ने अपने मंत्रियों और विश्वास पात्रों, सेना नायकों की मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई, सभा बुलाई और उसमें इस बात को बताया, प्रस्ताव को रखा। राजदूत की बातों को सुन करके कलिंग साम्राज्य के सभी मंत्रियों और शुभचिंतकों ने कहा कि इतनी बड़ी सेना लेकर के कोई मित्रता का व्यवहार करने नहीं आता। अशोक युद्ध चाहता है तो हम युद्ध करने को तैयार हैं। कलिंग साम्राज्य के राजा ने कहा, ये अगर हम आज युद्ध करने के लिए खड़े होते हैं तो आप ध्यान रखें कि ये एक महान शासक और इस वर्तमान समय में देश के सबसे बड़े राजा के खिलाफ हमारा अभियान होगा। इसमें हमारी विजय भी हो सकती है और पराजय भी। हम विजय के लिए लड़ेंगे, पराजय हमारी भाग्य की बात होगी, परंतु विजय के लिए हमें लड़ना है। सभी लोगों ने अपने राजा, कलिंग के राजा का समर्थन किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब इसके आगे क्या होता है, अब हम लोग कहानी में आगे देखते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। यह है आपका आगे का पाठ। यहाँ इसमें हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक। करण गांठना चाहता है सो भी इतनी बड़ी सेना लेकर। लेखक कह रहे हैं कि जब कलिंग के महाराज ने अपने सभापतियों और सेनापतियों के साथ मंत्रणा किया यानी विचार विमर्श किया, तो सभी ने एक ही स्वर में एक बात कही
कि अगर कोई मित्रता का गठन करना चाहता है, यानी ये कोई व्यक्ति मित्रता करना चाहता है, तो चारों तरफ से सेनाओं से घेर करके और इतनी बड़ी सेना लेकर के भला कौन मित्रता का हाथ बढ़ाता है। सभी ने कहा कि ये एक धोखा है और अशोक के द्वारा हमारे साथ किया जा रहा है। उन सभी ने यह निश्चय किया कि अपनी सांसों के अपने जीवन की अंतिम सांसों तक हम लड़ेंगे और अपनी जन्मभूमि में नहीं घुसने देंगे। ऐसा उन लोगों ने निश्चय किया। उसके बाद क्या होता है, कलिंग दरबार में खड़े हो गए, कलिंग राज दरबार में खड़े हो गए। कलिंग राज दरबार में खड़े हो गए और बोले। सभी सभासदों और अपने सेनापतियों की बातों को सुनने के बाद कलिंग के राजा दरबार में जोश में खड़े हो गए, उत्तेजित हो गए और बोले, मेरे देश के सपूतों, एक बार और सोच लो, यह टक्कर आज के सबसे बड़े सम्राट के साथ है। और उन्होंने लोगों को समझाया कि एक बार तुम लोग एक बार और सोच लो। सपूत मतलब सुपुत्र, अच्छे पुत्र। करें कि हे मेरे देश के सपूतों, हे मेरे देश के पुत्रों, तुम लोग एक बार और सोच लो, क्योंकि हम लोग एक बार जब युद्ध का कदम उठा लेंगे तो फिर संधि या बातें नहीं हो पाएंगी। ये विचार उनके मन में था। उनका कहना यह था कि अगर एक बार युद्ध शुरू हुआ तो फिर उसे अंत करके ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा, यह टक्कर आज के सबसे बड़े सम्राट के साथ है। हम जो युद्ध करने वाले हैं वो कोई छोटा मोटा शासक या कोई छोटा राज्य नहीं है, बल्कि आज के समय का सबसे शक्तिशाली राजा है सम्राट अशोक। उसकी शक्ति की थाह पाना और उसे विजय करने की बात सोचना भी मृत्यु, तबाही और बर्बादी को निमंत्रण देना है। कलिंग के राजा ने अपने सभासदों से कहा कि हम जिस राजा के खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं उसकी शक्ति की थाह मतलब अनुमान लगाना, उसमें कितनी शक्ति और ताकत है उसका अनुमान लगा पाना और उसे विजय करने की बात भी सोचना, मृत्यु और तबाही बर्बादी को निमंत्रण देना है। कलिंग के राजा का कहना ये था कि अगर हम किसी भी प्रकार से युद्ध करने के लिए उतरते हैं तो निश्चित रूप से मृत्यु होगी, देश की तबाही होगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और ये सब हम लोग स्वयं करेंगे। हम अशोक की मित्रता कर लें या फिर युद्ध करें तो सब कुछ नष्ट और दांव पर लगाने के लिए तैयार रहें। ऐसा मत समझो कि मुझे आप लोगों की वीरता पर विश्वास नहीं है। कलिंग के राजा ने ये बात स्पष्ट की कि मेरी इन बातों से आप लोग घबराइए मत। मैं आपको डरवाने के लिए या कुछ घबराने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मुझे आपकी वीरता पर निसंदेह है। फिर भी समय देखकर विचार करना ही होता है। राजा ने कहा कि समय को देख करके ही चलना चाहिए, यानी समय सबसे ताकतवर है और आज का समय अशोक के साथ है, मौर्य साम्राज्य के साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य की सारी शक्तियाँ हमें मिटाने के लिए पिल पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर हम युद्ध के लिए निकलते हैं तो मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति लगा करके भी अशोक हमें मिटा करके ही मानेगा। ऐसा राजा ने अपने सभासदों और मंत्रियों से कहा। उनका ये कहना था कि हमें आपकी शक्ति और विश्वास पर पूरा भरोसा है, परंतु अशोक की थाह ले पाना, उसकी शक्ति और बुद्धि वीरता का अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है। इन शब्दों का कहना था कि सभी वीरों की आंखों से रक्त टपकने लगा और उन्होंने क्रोध में भरकर अपनी तलवारें निकाल लीं। राजा ने अपनी बात समाप्त की, परंतु उत्साह और युद्ध के लिए व्याकुल सभी शक्तिशाली लोगों ने आंखों से रक्त टपकने लगा, यानी क्रोध रूपी चिंगारी निकलने लगी
और उन्होंने सभी ने अपनी तलवारें खींच ली, यानी क्रोध में भर गए और युद्ध को ही अपना वास्तविक और अंतिम निर्णय मान करके खड़े हो गए। महाराज की आज्ञा पाकर सेनापति उठकर बोले, महाराज आप सत्य कहते हैं, परंतु हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो आज मौर्य सम्राट हमें जीने भी नहीं देता है। महाराज की आज्ञा पाकर सेनापति उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने राजा को संबोधित किया। वह बोला कि आप सत्य कहते हैं महाराज कि अशोक की थाह पाना असंभव है, परंतु हमने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। हमारी उनसे कोई शत्रुता या बैर नहीं है। फिर भी मौर्य सम्राट हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं और हमें क्यों नहीं जीने देना चाहते। हम भले ही मिट जाएंगे, परंतु किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचेंगे। सेनापति ने बड़े जोश में भरकर कहा, हम नष्ट हो जाएंगे, हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, हम वीर गति को प्राप्त होंगे, शहीद हो जाएंगे, परंतु हम परतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी हम स्वतंत्रता स्वीकार तभी करें, हम स्वतंत्रता में ही जिएंगे और स्वतंत्रता में ही मर जाएंगे। अर्थात हम अशोक द्वारा दी गई परतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें भी तो संसार में जीने का अधिकार है। उसने बोला, अशोक हमें क्या जीने नहीं देना चाहता, हमें भी संसार में जीने का अधिकार है। कलिंग राज ने सबका रुख देखकर सम्राट अशोक को लिख भेजा, इस देश का बच्चा बच्चा अपनी जन्मभूमि के लिए मर मिटना जानता है। जब सबकी और राय एक समान हो गई तो कलिंग के राजा ने रुख मतलब सबका व्यवहार और वहाँ पर विचार देख करके कलिंग के राजा ने सम्राट अशोक को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि कलिंग राज का बच्चा बच्चा भी अपनी जन्मभूमि पर मर मिटने के लिए तैयार है। आपको हमारी बर्बादी से क्या लेना, आपको तो केवल अपना राज्य बढ़ाने की ही चिंता है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आप कहते हैं कि आपको मित्रता की आवश्यकता है, आप मित्र बनाएंगे, पर आपको मेरी चिंता कहाँ है। आपको तो केवल राज्य विस्तार करना है और इतना विस्तार करना है जिसमें कि कोई दूसरा ना शामिल हो। आपको हमारी बर्बादी से कोई मतलब नहीं है, आपको तो केवल राज्य की वृद्धि करनी है। अब आपकी और हमारी मित्रता युद्ध भूमि में होगी। और उसने कहा, अब हमारी और आपकी जो मित्रता है वो युद्ध भूमि में ही होगी। यानी अब हम लोग युद्ध भूमि में ही हमारी और आपकी मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। ऐसा उसने कलिंग के राजा ने पत्र लिखकर भेजा। उसके बाद उसने लिखा, फिर क्या था। दोनों ओर की सेना युद्ध भूमि में उतर पड़ी। एक ओर सम्राट अशोक की जय, मौर्य साम्राज्य अमर रहे का नारा लग रहा था और दूसरी ओर कलिंग की जय और मातृभूमि अमर रहे के नारों से आकाश गूंज उठा। कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा। कह रहे फिर क्या था। जब कलिंग के राजा ने संदेश भेज दिया तब युद्ध होना निश्चित हो गया। जब युद्ध होना निश्चित हो गया तो लोग युद्ध भूमि में उतर पड़े। एक और सम्राट अशोक की जय लग रही थी, मौर्य साम्राज्य अमर रहे के नारे लगाए जा रहे थे। दूसरे पक्ष में कलिंग के राजा की तरफ से कलिंग की जय और मातृभूमि अमर रहे के नारों से आकाश गूंज उठा। कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा। रक्त की नदियां बह निकली। युद्ध बड़ा भयानक हुआ। सभी लोग युद्ध में शामिल हुए और रक्त की नदियां बह निकली। युद्ध भूमि में अनगिनत लाशें जहां तहां सड़ने लगीं। वायु में इतनी दुर्गंध फैल गई कि सैनिकों को सांस लेना कठिन लगने लगा। युद्ध भूमि में लाशें गिरने लगीं। जब युद्ध भूमि में लाशें गिरती हैं तो उनको उठाकर कोई नहीं ले जाता। फिर सिर्फ जो बड़े बड़े सेनापति, जो ओहदे यानी बड़ी बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं,
उन्हीं को सैनिक उठाकर ले जाते हैं। आम सैनिक वहीं पड़े सड़ते हैं तो लाशें सड़ने लगीं, चारों तरफ दुर्गंध फैल गई। अब सैनिकों को सांस लेना भी कठिन हो रहा था। एशिया के सबसे बड़े सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा मूल्य देकर कलिंग देश पर विजय प्राप्त कर ली। एशिया देश के यानी मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने अंतोगत्वा कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। शिलालेख 13 के अनुसार युद्ध में करीब 1.5 लाख सैनिक पकड़े गए और अनेकों जख्मी हुए। अशोक ने अपनी 13वें शिलालेख में लिखवाया है कि करीबन 1.5 लाख सैनिकों को पकड़कर दास बना लिया गया और न जाने कितने जख्मी हो गए, जख्मी यानी घायल हो गए। कम से कम इस भयंकर युद्ध में दोनों ओर से 9 से 10 लाख सैनिक मारे गए या जख्मी हुए। लेखक बता रहे हैं कि इस युद्ध में मौर्यों की सेना और कलिंग की सेना को मिला करके 9 से 10 लाख लोग घायल हुए और मृत्यु की गोद में चले गए। न जाने कितने व्यक्तियों के हाथ टूट गए, कितनों की टांगें टूट गईं। लाखों अनाथ बच्चे स्थान स्थान पर रोने लगे। माता पिता सारे सैनिक किसी न किसी के पिता, पुत्र या पति थे, सभी मारे गए और जहाँ तहाँ रुदन होने लगा, युद्ध में रोने लगा। यह विचार आते ही युद्ध भूमि में खड़ा अशोक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जब अशोक ने देखा कि यहाँ का वातावरण कैसा है तो उसे एक बच्चे की तरह रोना आ गया। मंत्रियों ने बहुतेरा समझाया पर उसे शांति न हुई। मंत्रियों ने उसे समझाया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप राजा हैं, आपने युद्ध विजय किया है और आपको ऐसा करना शोभनीय नहीं है। परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वह बिलख बिलख कर रो रहा था। इस युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन ही बदल डाला। उसने निश्चय किया, अब मैं किसी भी देश पर सेना द्वारा आक्रमण नहीं करूँगा। इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार रख दी और यह निश्चय किया कि अब मैं कभी भी किसी देश पर सैनिक आक्रमण नहीं करूँगा। प्रेम का संदेश लेकर सारे संसार को एक माला में पिरोऊंगा। उसने ये निश्चय किया कि अब मैं जिस तरह से सैनिक आक्रमण करता था उसी तरह से मैं अब प्रेम की माला से सारी दुनिया को अपने बस में करूँगा और उनको समझाऊँगा। वह शिलालेख 13वें में लिखता है, जितने मनुष्य कलिंग युद्ध में मारे गए, अब यदि उनका 1000वां भाग भी मारे जाएं तो मुझे महान दुख होगा। उसने अपनी भूल का पश्चाताप किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और 13वें शिलालेख में लिखा कि जितने भी सैनिक कलिंग युद्ध में मारे गए उसके 1000वें भाग यानी थोड़े से भी व्यक्ति अगर मारे जाते हैं तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होगा। यह सम्राट का अशोक का सबसे पहला और अंतिम युद्ध हुआ। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद फिर कभी कोई युद्ध नहीं किया।